हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। काफ़ी दिनों बाद लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ सन 2016 से लेकर 2022 में जितने भी PSC से संबंधित जो PSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसको आपको एक बार देख के जाना चाहिए एग्जाम में, PQY प्रीवियस PYQ एक्चुअल में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक बार इसको देखना है, इसमें पूरा डील रहेगा, हैंड नोट्स है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना जहाँ लगता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बिल्कुल लीजिए। और आज ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास महज 24 से 25 दिन है। इन बचे हुए दिनों में आपको कुछ बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा, आप जो पढ़ ले उसको रिवीजन करना होगा। और मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा ना पढ़ के जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करें। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक और साथ ही ऐसे प्रश्न जो आ चुके हैं, जो एक बार पूछे जा चुके हैं और जिनके 100% रिपीट होने की संभावना है, न सिर्फ CGPSC में बल्कि अन्य एग्जामों में, जैसे CG व्यापम के, फिर जो भी एग्जाम आप दिलाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, इसमें क्वेश्चन आया था कि जो युद्ध था, और वो युद्ध कब हुआ था, किन के बीच में हुआ था, इसको आपको पढ़ना था। तो ये पहला देखना आप, खानवा का युद्ध हुआ था सन 1527 में। किन के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ओके। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। कन्नौज का युद्ध 1540 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, साहू जी और ताराबाई के बीच में। इनको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसका आंसर होगा कि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो हुआ था 1902 में। एक चीज, दूसरा, स्थापनाकर्ता कौन थे? वारेंद्र घोष, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रमोद मित्र, ये प्रमुख सदस्य थे। न सिर्फ इतना बल्कि इसके अलावा आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में स्थापना हुई थी। किसने करी? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, साथ ही आपको ध्यान में रखना चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर करी थी। और एक और ध्यान में रखना है आपको, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, काकोरी कांड के बाद बहुत सारी घटनाक्रम हुई, जिसके कारण जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो पूर्ण ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। उसके कारण ये जो है गठित हुई थी ये संगठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। कौन कौन थे? भगत सिंह का नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और एक नाम याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल। एक भारत नौजवान सभा का भी गठन हुआ था 1926 के आसपास। किसने करा था? भगत सिंह ने, ठीक। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं और उनकी राजधानियां, तो ध्यान में रखना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, पांड्य की मदुरै, चोल के तंजौर, और होयसल द्वार समुद्रम की। चेर की वंजी, मतलब जो केरल का जो प्रतीक चिन्ह है धनुष, उसी को वांजी बोला जाता है। तो चेर की राजधानी थी। एक बार रिपीट करना, बिल्कुल आपसे बनेगा। पल्लव कांचीपुरम, पांड्य मदुरै, चोल तंजौर, होयसल द्वार समुद्रम, चेर और वंजी, ठीक। साथ ही अगला क्वेश्चन था कि जो समझौता था उससे संबंधित था भाई। अगला इसको ध्यान में रखना कि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार जी थे तब। गांधी इवनिंग समझौता, ये आपको देखने मिलेगा 1932 में। फिर पूना समझौता 1932 में, यरवदा जेल में, ध्यान में रखना। शिमला समझौता 1945 में, ठीक है। और एक लियाकत अली और भूला भाई देसाई के मध्य समझौता हुआ था, वो भी 1945 में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किससे संबंधित था? वेल्लोर की सिपाही विद्रोह से। ध्यान में रखना, 1857 की क्रांति हुई, इसी के समकालीन, इसको भी माना, समकालीन नहीं बोल सकते, ऐसा ही सेम परिणाम इसका भी था। देखो, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे क्या? सर जॉर्ज बोरले। इनका कार्यकाल कब था? 1805 से 7 के बीच में। और ये विद्रोह हुआ था 10 जुलाई 1806 में। प्रमुख कारण क्या था? देखिए, मुसलमान, ठीक, और हिंदू क्या थे? टीका लगाते थे, भाई धर्म मानते थे। मुसलमान दाढ़ी बढ़ाते थे। ये जो अंग्रेज गवर्नर थे या फिर अंग्रेजी जो सैनिक शासन थी वो पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने पूरा इसको बंद कर दिया। यही उस विद्रोह का कारण था। इसी को समतुल्यता लेते हैं 1857 की क्रांति के। तो इसलिए आपको इसको पूरा ध्यान में रखना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
अगला क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा। एक्चुअल में क्वेश्चन तो किसी एक से संबंधित था, लेकिन इसमें सब फैक्ट देखते हैं। देखना, सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक। अगला अगर मैं बात करूं तो अगला जो है मजूमदार जी, तो मजूमदार जी ने कहा था न तो ये प्रथम है, ठीक, न राष्ट्रीय संघर्ष है, न ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये जो कथन है कई बार पूछा गया है। अगला अगर मैं बात करूं, लॉरेंस और सिले ने कहा था कि ये जो है पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। ओके। होम्स ने क्या कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था ये सभ्यता और बर्बरता के मध्य की संघर्ष है। ठीक। और एल.आर. रिच ने कहा था कि ये जो धर्मांध है ना, धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ठीक। और डिजरायली ने कहा था भैया कि राष्ट्रीय विद्रोह है। और जेम्स ऑड्रम डब्ल्यू टेलर, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। तो कम से कम आपको इतना नाम तो ध्यान में रखना चाहिए कि किसने क्या कहा था, ताकि ऐसा क्वेश्चन बने तो बिल्कुल आपसे बने। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में जो आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन था, उनकी अध्यक्षता किसने करी। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर M.A. अंसारी ने करी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, जो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश एक प्रकार का बुक है, किसने इसकी रचना कौन करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसके बारे में एक फैक्ट ध्यान में रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी, ओके, 1875 में, कहाँ, मुंबई में। और इनका जो नारा था वो वेदों की ओर लौटो था। अगला क्वेश्चन आया था कि तमसो माह ज्योतिर्गमन, ठीक, तो जो तमसो माह ज्योतिर्गमन है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये है बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उपनिषद से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, इसी कारण इसको वेदांत कहते हैं, अंतिम भाग होने के कारण। ठीक, कुछ प्रमुख उपनिषद और उस उपनिषद में क्या चीज़ों को क्या कहा गया एक बार देखना जरूरी है हमको, एक बार देखते हैं। मुंडोक उपनिषद, तो जो सत्यमेव जयते हैं ना, वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक। अगला अगर मैं बात करूं कठोपनिषद, तो कठोपनिषद से लिया गया है यम नचिकेत संवाद। जाम्बालोपनिषद ये चारों आश्रम के बारे में बताता है। छांदोग्य उपनिषद ये जन्म और पुनर्जन्म के को जोड़ देता है। कौन सा, छांदोग्य। वृहदारण्योपनिषद, वृहदारण्योपनिषद, ठीक, तो वृहदारण्योपनिषद जो है वो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम बताते हैं। और श्वेताश्वरोपनिषद ये शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़े का। क्वेश्चन बिल्कुल यही था कि श्वेताश्वरोपनिषद कौन से क्या दर्शाता है, सफेद घोड़ा। ऑप्शन में नहीं था, 5 ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन न सिर्फ ये आपको स्टैटिक बता रहा है, बल्कि इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब को बता रहा है। तो कृपया करके एक बार देखना इसको। अब एक है कौशिकी उपनिषद, तो ये जो हिमाचल पर्वत है उसका उल्लेख मिलता है आपको कौशिकी उपनिषद में। ओके, भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख और स्टैटिक वन लीनियर क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन होगी कि भारतीय संस्कृति में काम क्या है, अनंग को कहा जाता है। ठीक, भारतीय परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो रीत शब्द है एक्चुअल में क्या, प्राकृतिक नियम को बताता है। ठीक, अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी, याद रखना, 570 मिलियन वर्ष पूर्व ना। ओके, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है वो गुरु शिखर है, ऊंचाई 1722 मीटर। ओके, तो ये ध्यान रखना। साथ ही सतपुड़ा देख लो। सतपुड़ा जो है वो जंगलों की रानी कहलाती है, जंगलों की रानी। ठीक, और उसके अलावा याद रखना जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, तो नीलगिरी जो पर्वत है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत। 2 चोटी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दोदा बेटा और अनई मुड़ी। बताइएगा इसका हाइट कितना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आया था कि गोविंद बल्लभ पंत कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो भैया बिल्कुल रिहंद नदी पर बना हुआ है। मातरिंगा की चोटी सरगुजा से निकलता है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाता है। किस नदी से, सोन नदी से मिलता है कि गंगा नदी से, कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर एक जो है बांध का निर्माण करता है, ठीक, उसी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध था। यह है तो ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी, अब देखो मालवीय अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से नर्मदा नदी बह रही है, किधर,
अरब सागर की ओर। ओके, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। ओके, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ठीक, तो जो इसको नीला कर लेते हैं, तो जो ये जो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो एक साइड विंध्याचल और एक साइड सतपुड़ा, तो बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहती है। एक चीज़ याद हो। अगला, अगर मैं फिर से बताऊं, ये हुआ मान लो सतपुड़ा, ठीक, ऊपर में क्या है विंध्याचल, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा एलोरा। तो यहाँ पर एक नदी बहती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी किसके किसके बीच में बहती है? सतपुड़ा और एलोरा। जबकि नर्मदा नदी किसके बीच में बहती है, किसके भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बारे में। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से कि अरब सागर से, तो याद रखना अरब सागर से 10% वर्षा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है। एक चीज़, तो ये क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक जो हमारे छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, वो सर्वाधिक वर्षा किसके कारण करती है, कहाँ से होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना, बंगाल की खाड़ी। कितना औसत वर्षा? 120 से 125 सेंटीमीटर। ठीक, अब कुछ बागवानी फसल और उससे संबंधित क्रांति को भी देख लेते हैं भैया। मत्स्य पालन नीली क्रांति से, खाद्यान्न हरित क्रांति से, दुग्ध श्वेत क्रांति से, तिलहन पीली क्रांति से, और झींगा गुलाबी क्रांति से। जनजाति, ओके, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें जितना मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन सेम वैसा नहीं आया था। उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मान लो पूछा रहा होगा कि तिलहन का उत्पादन किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ तिलहन क्रांति को देखना, बल्कि दूध झींगा, मतलब उससे जो आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में, उसको देख रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजाति से संबंधित। और ध्यान में रखना, जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजाति है उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि जरवा जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो निकोबार द्वीप से संबंधित है। साथ थोड़ा देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश सांको और मिरी। ठीक, मेघालय गारो खासी जयंतिया, मिजोरम मिजो और लुसाई, सिक्किम में लेप्चा आपको मिलेगा, जबकि निकोबार में सेंटिलीज, जरवा, जरना, सांगेन, तो प्रमुख जनजाति, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिर्माण क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है, तो बड़े उद्योग को, लघु को, सूक्ष्म को और मध्यम, सबको शामिल किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आया था कि जो भारत में ना गरीबी और अमीरी को निर्धारण करने के लिए विभिन्न समिति बनी, तो उसमें एक समिति क्वेश्चन बना था कि रंग राजन समिति के बारे में बताइए, या फिर वो जो रंग राजन समिति है वो गरीबों को कैसे आकलन करते हैं। तो न सिर्फ रंग राजन बल्कि हम तेंदुलकर को भी एक बार देखेंगे। तो इसको ध्यान में रखना कि जो प्रोफेसर रंगराजन समिति है उसके हिसाब से जो भारत में एक ग्रामीण परिवार है, ठीक, और एक है शहरी परिवार, तो 32 रुपये, ठीक, 32 रुपये अगर उपभोग करता है, इतना व्यय करता है या इससे कम करता है, 32 रुपये से कम करे तो ये हो जाएगा गरीब, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में। जबकि शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से अगर कम व्यय करे तो ये हो जाएगा गरीब, मतलब निर्धन हो जाएगा। तो ये 32 रुपये और 47 रुपये के आधार में करते हैं। तेंदुलकर जी क्या बोलते हैं कि अगर शहरी क्षेत्र है तो 33 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये। तो ये इनके हिसाब से ये गरीबी का आकलन है कि भैया एक दिन में एक व्यक्ति 33 रुपये अपने लिए अगर खर्च कर लिया तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। वैसे बहुत सारे समिति हैं, सबको आपको एक बार पढ़ना है ताकि इससे अगर क्वेश्चन अब आए तो बिल्कुल ना छूटे। ठीक, आगे भारत के प्रमुख जो कोर उद्योग है, कोर सेक्टर है, एक बार देख लो यार। विद्युत है, इस्पात है, रिफाइनरी उत्पाद है, कच्चा तेल है, कोयला है, सीमेंट है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है। इसको याद आप कैसे कर सकते हो, एक काम करना, कच्चा तेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रूड ऑयल। सी से 3 नाम याद रखो, सी से 3 नाम, ठीक, सीमेंट, ओके, कोयला और कच्चा तेल क्रूड ऑयल। ओके, ई से 2 नाम याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी और इस्पात, स्टील बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इस्पात। ठीक, 5 हुआ। एक होता है फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। ओके, एक होता है नेचुरल गैस, और एक आपको ध्यान में रखना है रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो ऐसा करके आप कुछ भी ट्रिक बना के इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से कौन से सेक्टर या कहाँ तैयार किया जाता है? तो ये पावर लूम, पुराना क्वेश्चन है,
बनने की संभावना बहुत कम है। फिर भी जो क्वेश्चन आया था एक बार देखते हैं। भारत सरकार की जो विनिर्माण नीति है वो 4 अप्रैल 2011 से प्रारंभ हुई थी। एक पुराना क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर बेरोजगारी दर के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई ये डाटा को आपको ध्यान में नहीं रखना, लेटेस्ट ध्यान में रखना है, ठीक। 0.8%, ठीक। सर्वाधिक हरियाणा, कम में छत्तीसगढ़ बिल्कुल है, लेकिन पता नहीं बेरोजगारी है कि नहीं, समझ नहीं आता। बेरोजगारी दिखते हैं तो अलग डाटा है, बट ये अभी वर्तमान में लेटेस्ट डाटा सिम्स का। सिम्स वो होता है क्या, एक बार बताइएगा किसका डाटा है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि पिछले एक दशक में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है, आकर्षित? तो सेवा क्षेत्र ही रहता है हर बार, ठीक। कृषि तो हो नहीं सकता, उद्योग थोड़ा अपने पास हम लोग स्टेबल है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है शपथ दिलाने के संबंधित क्वेश्चन था कि भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ओके। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, इनको भी, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो संसद के रूप में जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं ना, मतलब प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, लेकिन सांसद में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो सांसद चुन के आते हैं, वो बाकी मंत्री या फिर जितने भी सांसद बने हैं सबको शपथ दिलाते हैं। और न सिर्फ सांसद को बल्कि प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो 2 बार शपथ लेता है, एक सांसद के रूप में और दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। और सांसद के रूप में कौन शपथ दिलवाएगा? प्रोटेम स्पीकर। तो इसको ध्यान में रखना है। स्पीकर शपथ लेते हैं क्या? तो बिल्कुल स्पीकर शपथ नहीं लेता, स्पीकर सांसद के रूप में शपथ लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो उल्टा कर दो भैया, राष्ट्रपति दिलवाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और वो अनुच्छेद से जो क्वेश्चन आया था और उससे जुड़ा हुआ जो और अनुच्छेद है उसको एक बार देख लेना। इसमें है कि अनुच्छेद नंबर 200, तो राज्य विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 के हिसाब से दिया जाता है। 301 के हिसाब से क्या है? व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। अगर अनुच्छेद नंबर 310 क्या बोलता है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की पदावधि, मतलब जो प्रसाद का सिद्धांत है उसको बोलते हैं। 311 क्या है? संघ और राज्य के अधीन जो सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का जो पद से हटाना है, पदच्युत किया जाना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को एक बार हम लोग देखते हैं। अगर इस सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो 72 में है। एक चीज, क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं। अब देखो क्षमा क्या होता है? कोई भी दंड हो, ठीक है, या बंदीकरण, दोनों को हटा देना क्षमा कहलाता है। उनकी जितनी भी दंड है सबको मुक्त कर देना क्षमा। लघुकरण क्या है? कि दंड का स्वरूप बदल देना, मृत्यु दंड से क्या कर देना? आजीवन कारावास, तो लघुकरण हो जाएगा। परिहार या परिहर बोलते हैं एक्चुअल में, तो क्या होता है? दंड की जो प्रकृति उसमें बिना परिवर्तन करे अवधि को कम कर देना, मतलब 15 साल कठोर कारावास अगर बोल रहा है, 15 साल का कठोर कारावास, परिहर के अंतर्गत 10 साल कठोर कारावास हो जाएगा, ठीक, समय कम कर दें। विराम, विराम क्या होता है? कि किसी विशेष परिस्थिति में दोषी को दी गई जो दंड है उसका पालन ना करना या पालन करने से रोकना। मान लो किसी स्त्री को दंड मिला है, मृत्यु दंड मिला है, तो विराम क्या है? विराम दे सकते हैं कि भाई जब तक कि ये एक बेबी को जन्म नहीं दे देता तब तक इसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाए, तो ये होता है विराम। प्रविलंबन क्या होता है? कि अगर कोई दोषी व्यक्ति है, याचना करता है कि भैया मुझे क्षमा कर दो, तो उसके लिए उस सोचने के लिए कुछ टाइम तक उसको रोक देंगे, वो सज़ा को, जो भी, चाहे फांसी रहे, कोई भी चीज़ रहे, चाहे उसके सज़ा को कम करे, परिवर्तन करे या यथावत रखे, तो ये होता है प्रविलंबन। तो इसको आपको ध्यान में रखना सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं आपसे, अनुच्छेद नंबर 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद को हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा जी अम्बेडकर जी, वो बोलते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक। तो कुछ इसमें शब्द हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, तो वो तो आपको ध्यान में रखना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? कि हमें सशरीर प्रस्तुत करो, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। परमादेश, तो भाई उच्च न्यायालय जो है निम्न न्यायालय को बोलते हैं कि हम आदेश देते हैं कि हमको सूचित करो, या फिर हम आदेश देते हैं कि ये काम को पूर्णतः करो, तो होता है परमादेश। प्रतिषेध, मना करना, उच्च न्यायालय निम्न कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा कि भैया प्रतिषेध, मना करते हैं, ठीक। कोई भी जो
चीज़ है, जो भी फैसला चल रहा है उसके क्षेत्र से बाहर हो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो उसके लिए वो उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश दे सकता है। उत्प्रेषण सेम वही, भाई पूर्णतः सूचित करो, नीचे वाला जो केस है उसको ऊपर की ओर पक्षांतर करो, हम लोग इसका संज्ञान लेना चाहते हैं। और एक होता है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, भाई एक तहसीलदार है या एक पटवारी है, ठीक, जिसको मान लो प्रमाण पत्र बनवाना है, और इसी क्षेत्र में एक और पटवारी है, वो भी प्रमाण पत्र बनवा रहा है, तो उनसे पूछा जाता है भैया आपको अधिकार किसने दिया, एक तो अधिकारी है ही है पहले से पटवारी, अब दूसरा पटवारी आ गया, तो उस भी आप में बनता ही है अधिकार परीक्षा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।